आइए इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होगा। ठीक है? तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं, अगर बात करते हैं मूल अधिकार, तो मूल अधिकार, अधिकार क्या होता है? देखिए, अधिकार एक ऐसा अधिकार जो समाज के द्वारा प्रदान किया जाता है, समाज स्वीकृति प्रदान करता है और शासन या सरकार उसे लागू करती है। जो भी जो अधिकार यानी व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, इन अधिकारों के बिना कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के विकास को विकसित नहीं कर सकता। यानी ये अधिकार बहुत ही जरूरी होते हैं। तो बिना देर के लिए समझते हैं कि संविधान में जो मूल अधिकारों की बात की गई है वो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक का उल्लेख किया गया है। भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। संविधान के निर्माता मूल अधिकारों से, यानी जो अमेरिका के संविधान के मूल अधिकारों से काफी प्रभावित रहे हैं। जो अधिकार का विधेय था अमेरिका का, उससे काफी प्रभावित रहे हैं। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा जो शब्द है वो ब्रिटिश से आया है। हम सभी जानते हैं कि जब ब्रिटिश यहाँ पे रूल करते थे उस समय जो है जो वो संविधान लाते थे, संविधान का संक्षिप्त रूप को मैग्ना कार्टा कहा जाता था। तो भाग 3 को जैसे क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान में किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो किसको कहेंगे? भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं? इसमें एक लंबी विस्तृत सूची में न्योचित मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ये मूल अधिकार वास्तव में इतना विस्तृत विवरण दिया गया है हमारे संविधान में, जो किसी अन्य देश के संविधान में नहीं है। संविधान के द्वारा मूल अधिकारों की गारंटी दी गई है। संविधान के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों की गारंटी दी गई है। और ये मूल अधिकार जिसमें समानता, सम्मान, समानता, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता समाहित है। मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र की उन्नति से है ना। मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से, यानी राजतंत्र लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति या विकास से है। ये जो मूल अधिकार हैं, ये व्यवस्था बनाए रखते हैं और राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों के आजादी की सुरक्षा करते हैं। अगर संक्षेप में कहें कि इन मूल अधिकारों का उद्देश्य कानून की सरकार बनाना है, ना कि व्यक्तियों की सरकार बनाना। जो राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत है। राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? कानून का मूल सिद्धांत है। ओके, अगर बात करें तो इन्हें मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? मूल अधिकार? तो मूल अधिकार इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हें संविधान के द्वारा सुरक्षा और गारंटी दी गई है। संविधान के द्वारा सुरक्षा और गारंटी प्रदान की गई है। सुरक्षा और गारंटी प्रदान की गई है। मूल क्यों कहते हैं? यानी इनको मूल क्यों कहते हैं? मूल इसलिए हैं क्योंकि यह व्यक्ति के चौमुखी विकास के लिए, चौमुखी विकास मतलब भौतिक, आध्यात्मिक, नैतिक और बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार से ये व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। भारतीय संविधान में मूल रूप से 7 अधिकार प्रदान किए गए। मूल रूप से 7 अधिकारों के बारे में उल्लेख मिलता है। 7 अधिकार कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। फिर समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है। नंबर 3 है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23 और 24 में दिया गया है, उल्लेख है। फिर नंबर 4 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 और 28 में बताया गया है। नंबर 5 है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 19 और 30 में उल्लेख किया गया है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 21 में, और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो किसमें? अनुच्छेद 22 में। ये हमारे जो मूल अधिकार थे जो संविधान में जिनका मूल रूप से उल्लेख किया गया था। वंस अगेन, यानी एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन से अधिकार हैं। 7 अधिकार थे मूल संविधान में। कौन कौन? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और शोषण के विरुद्ध अधिकार, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा संस्कृत का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
अब अगर बात करें तो अब वर्तमान समय में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर इसे भाग 12 अनुच्छेद 300 का या ए में कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया है। यानी अब यह संपत्ति का अधिकार जो है वो मूल अधिकार नहीं है, इसे मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर भाग 3 में अनुच्छेद 300 का में इसे कानूनी अधिकार के रूप में जोड़ दिया गया है। ठीक है, अब देखिए सभी अधिकारों के बारे में एक करके बात करते हैं। समानता का अधिकार सबसे पहले उल्लेख करेंगे। समानता अधिकार, इन अधिकारों को जानने से पहले जो और समझ लेते हैं। देखिए ये जितने भी अधिकार हैं इनमें कुछ अधिकार कुछ अधिकार विदेशी और नागरिक दोनों के लिए हैं और कुछ अधिकार ऐसे हैं जो केवल नागरिकों के लिए हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से अधिकार हैं, कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जो सिर्फ नागरिकों के लिए है। अगर नागरिकों के लिए बात करें तो सिर्फ नागरिकों के लिए कौन से अधिकार हैं? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 30। ये 5 अधिकार जो हैं 15, 16, 19, 29 और 30 केवल ये नागरिकों के लिए है, ना कि विदेशियों के लिए। ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे कि 15, 16 और 19, 29 अनुच्छेद क्या है, क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या ऐसा कहा गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि समानता का अधिकार। समानता के अधिकार में कितने अनुच्छेद हैं? 14, 15, 16, 17, 18। यानी 14 से 18 के बीच समानता का अधिकार के बारे में बताया गया है। तो इसमें देखिए 14 अनुच्छेद में कहा गया है, आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता का अधिकार या विधियों का समान संरक्षण विधि के समक्ष समानता का अधिकार कि कोई भी व्यक्ति, यानी चाहे वो अधिकारी हो या विशेषाधिकारी हो या गैर अधिकारी हो या फिर चाहे जो भी हो, उसे सभी को कानून के समक्ष जो है सभी समान है। किसी के लिए विशेषाधिकार नहीं है। यानी यहाँ पर विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति की बात की गई है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति, सभी नागरिक समान है और ये कानून जो है सभी की समान रूप से सुरक्षा करते हैं और सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं। किसी के लिए बड़ा या छोटा नहीं है, कोई भी व्यक्ति बड़ा या छोटा या ऊंच या नीच नहीं है। सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान होते हैं। विधियों का समान संरक्षण अगर बात करें तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार का जो विचार है वो ब्रिटिश से लिया गया है और विधियों का समान संरक्षण यूएसए यानी अमेरिका से लिया गया है और समानता यानी विधि के समक्ष समानता का अधिकार ब्रिटिश से लिया गया है। ठीक है, ब्रिटिश से लिया गया है। विधियों का समान संरक्षण यानी प्रत्येक व्यक्ति के लिए कानून जो है समान रूप से व्यवहार करता है, समान रूप से लागू होते हैं, समान रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। अब आगे बात करते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में ये कहा गया है कि केवल धर्म, जाति, लिंग, वंश या जन्म के स्थान पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। जैसे अगर राज्य के अधीन संस्थाएं या राज्य से पोषित संस्थाएं, सार्वजनिक दुकानें, सार्वजनिक मनोरंजन स्थान, सार्वजनिक सभा या फिर जैसे बोलेंगे कुआं, तालाब जो सरकार के द्वारा सुविधा प्रदान की जाती है आम नागरिकों के लिए, ऐसे कुछ स्थान हैं जो राज्य के द्वारा संचालित होते हैं। वहां पर ठीक है किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। केवल धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर इन सभी को छोड़ दिया जाए तो वैसे तो भेदभाव होता है, लेकिन केवल यहाँ पे शब्द केवल लगा है कि केवल धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ सार्वजनिक स्थान पर या राज्य से पोषित कोई संस्था है, राज्य से संबंधित कोई ऐसी स्कीम या योजना या कोई ऐसी प्रावधान, ऐसी सुविधा दी गई है, वहां पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 16 में ये कहा गया है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में राज्य के किसी भी पद पर, अगर बात करें राज्य के किसी भी पद पर कोई भी व्यक्ति नियुक्त हो सकता है, यानी उसे समान अवसर प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति हो उसे राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त किया जा सकता है, यानी उसे नियुक्त होने का अधिकार है और इसमें उसे अवसर प्रदान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी वर्ग या कोई भी नागरिक जो है राज्य के द्वारा जो पद या राज्य के अधीन जो नौकरी या पद है, जो सर्विस है, वो उनमें अपना अवसर उनको नियुक्त होने का अवसर समान रूप से मिलता है। फिर बात करें अनुच्छेद 17।
अनुच्छेद 17 में ये कहा गया है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता शब्द को अगर बात करें तो ये संविधान में इसका स्पष्ट रूप से इसकी परिभाषा नहीं दी गई है। और जो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 है, अस्पृश्यता अपराध एक्ट 1955, इसमें भी अस्पृश्यता शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। ये जो एक्ट है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, इसे 1976 में इसे संशोधन करके इसका नाम जन अधिकार सुरक्षा 1955 कर दिया गया। ठीक है, जन अधिकार सुरक्षा 1955 कर दिया गया। पहले इसका नाम था अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 और 1976 में इसे संशोधन करके जन अधिकार सुरक्षा 1955 कर दिया गया। तो इसमें अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषेध। अगर कोई व्यक्ति छुआछूत किसी के साथ भेदभाव करता है तो सरकार ने उसमें से संविधान में जो इसमें अधिनियम में या संविधान में प्रावधान रखा गया है कि उसको 500 रुपए का जुर्माना दिया जाएगा और उसे 6 माह की कारावास यानी उसको जेल हो सकती है। और जो संसद या विधानमंडल में उसे सदस्य बनने से रोका यानी अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो ये है अस्पृश्यता का अंत एवं आचरण के निषेध अनुच्छेद 17। अब बात करते हैं उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत में अनुच्छेद 18 में इसमें ये बात की गई है, अनुच्छेद में ये बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को राज्य के द्वारा शिक्षा और सैन्य को छोड़ करके बाकी कोई किसी भी क्षेत्र में या कोई भी उपाधि को धारण नहीं यानी उपाधि को नहीं दिया जा सकता। यानी राज्य जो है सैन्य और शिक्षा को छोड़कर किसी कोई दूसरी उपाधि को नहीं दे सकता, यानी उपाधि देने पे रोक लगाई गई है। और अगला ये है कि अगर कोई व्यक्ति यानी कोई भी व्यक्ति या कोई नागरिक किसी अन्य देश से या विदेश से किसी भी उपाधि को धारण या प्राप्त नहीं कर सकता। अगर कोई विदेशी नागरिक राज्य के अधीन या लाभ के पद पर यानी भारत में अगर कोई विदेशी नागरिक और यहाँ पर है और वो राज्य के पद पर या राज्य के अधीन किसी सेवा पर कार्यरत है तो वो भी अगर किसी देश से वो अगर उपाधि प्राप्त करना चाहता है तो उसे बिना राष्ट्रपति के परमिशन के नहीं प्राप्त कर सकता। तो इसमें उपाधियों के अंत के बारे में बात की गई है। फिर बात आती है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19। इसमें स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में 6 अधिकार हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति होता है अभिव्यक्ति। कोई भी व्यक्ति अब वाक किसी भी व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता है, यानी कोई भी व्यक्ति अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता है। जैसे अगर बात करें तो इसमें प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, तो वो यही से है, प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने का अधिकार। फिर सम्मेलन, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार, यानी कोई भी व्यक्ति कोई भी नागरिक शांत तरीके से शांतिपूर्ण से सम्मेलन कर सकता है, यानी सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति को शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। और संघ सहकारी समितियां, कोई भी संस्था या जैसे राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल भी इसमें आते हैं, राजनीतिक दलों को भी बनाया जा सकता है। तो ये सब यानी किसी भी व्यक्ति को संघ या सहकारी समितियां, संस्थाएं, कोई संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। फिर बात आती है किसी भी नागरिक को संचरण, देश के अंदर कहीं भी वो संचरण कर सकता है, कहीं भी जाकर वो घूम सकता है, देश के किसी भी क्षेत्र में वो घूम सकता है, संचरण कर सकता है, विचरण कर सकता है। और अगर बात करें आगे तो निवास, कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी क्षेत्र में जाकर के निवास कर सकता है, रह सकता है। तो ये जो है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में बात की गई है। कभी कभी ये होते हैं, ये जो है इनको सीक्वेंस लगाने के लिए क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि पहले वाक एवं स्वतंत्र, और हाँ लास्ट में कहता है व्यापार, यानी किसी भी व्यक्ति को भारत के किसी भी क्षेत्र में व्यापार करना, पेशा अपनाना या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, यानी कहीं भी रहकर अपना व्यापार या आजीविका चला सकता है। तो इसको क्रम में लगाने के लिए कई बार ऐसा क्वेश्चन आया है कि क्रम में लगाने के लिए इसको रख दिया जाता है। जैसे वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन करना, फिर संघ बनाना, संघ निर्माण करना, और संचरण करना, विचरण करना, निवास करना, फिर व्यापार करना। तो इसको ऐसे आप भी कर सकते हो कि पहले बोलने की स्वतंत्रता, आप बोलने के लिए 2-3 लोग होने चाहिए, बोलोगे, फिर जब कई 2-4 लोग होंगे तो भाई सम्मेलन करेंगे आप,
बातचीत करेंगे बैठ करके, बातचीत करेंगे तो आप कोई ना कोई डिसीजन लेंगे कि हमें कोई सभा या कोई हमें संगठन संस्था बनानी चाहिए, ठीक है। अब जब संस्था बन गई तो होता है कि चलो भाई अब घूमा जाए, चलो देश के कई क्षेत्र में चलते हैं, देखते हैं, कुछ नई चीजें सर्च करते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं, तो इस तरीके से याद करते हैं। फिर अगर कहीं गए हैं तो वहाँ पे हम ठहरेंगे, रुकेंगे अस्थायी रूप से, कुछ दिनों के लिए या कुछ लंबे समय के लिए भी रह सकते हैं। फिर अगर वहाँ रहे तो हमें पैसे की भी जरूरत होगी तो हम कुछ व्यापार करेंगे, काम करेंगे पैसे कमाने के लिए। आप ऐसे ही सीक्वेंस में रख करके अच्छे से याद कर सकते हैं। फिर अगला देखिए अनुच्छेद आता है 20। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के बारे में बात की गई है कि कुछ मामलों में अपराधी को दोष सिद्धि के संबंध में छूट है। अगर कोई व्यक्ति अपराध स्वीकार कर लिया है और अदालत ने उसे सजा दी है तो कोई उसे मनमानी तरीके से, यानी कानून जो है उसे मनमानी तरीके से उसके साथ या अतिरिक्त दंड नहीं दिया जा सकता है। तो यानी जिस 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 हिसाब का उसने अपराध किया है दंड भी वो उसी हिसाब से ही पाएगा। ऐसा नहीं है कि वो अगर दंड उसने अपराध छोटा किया उसे दंड बढ़ा दिया जा रहा हो, तो मनमानी तरीके से दंड नहीं दिया जा सकता। कानून में जिस दंड का उल्लेख है उसी प्रक्रिया के हिसाब से उसको दंड दिया जाता है। फिर आता है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, देखिए सभी व्यक्तियों को जीने का अधिकार है, सभी व्यक्ति को स्वस्थ रहने का अधिकार है, सभी व्यक्तियों को स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार है, सभी व्यक्तियों को जीवन की रक्षा का अधिकार है। तो इसमें किसी भी विधि के द्वारा, यानी राज्य की विधि के द्वारा किसी व्यक्ति को विशेष प्रक्रिया के द्वारा ही प्राण और दैहिक से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा किसी अन्य से नहीं। यानी अगर कोई व्यक्ति अपराध है या कोई ऐसा अपराध किया है जिसको सजा मिलती है, जिसको फांसी की सजा दी जाती है, जैसे अगर देख सकते हैं, तो एक उसके लिए प्रॉपर एक विधि होती है और इस विधि की प्रक्रिया के अनुसार ही उसे सजा दी जाती है, इसे प्राण से वंचित किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद 21 का। अनुच्छेद 21 का हमारे मूल संविधान में, मूल अधिकारों में नहीं था इसका प्रावधान। इसे बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 में 86वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में इसे अनुच्छेद 21A आका में जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, उन्हें निःशुल्क शिक्षा देने की बात की गई है, प्रावधान किया गया है सरकार ने, और ये सर्व शिक्षा को प्राप्त करने का मील का पत्थर भी साबित हुआ है। यानी इसके द्वारा काफी बच्चों को जो है शिक्षित किया गया। जो गरीब बच्चे हैं, जो शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं, उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की बात की गई। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण की बात की गई है, यानी कुछ दशाओं में निरोध एवं गिरफ्तारी एवं निरोध का संरक्षण। इसमें दो तरीके की हिरासत होती है, दो तरीके की। एक होती है दंडनीय, दंड विषयक, और दूसरा होता है निवारक। दंड विषयक में अगर कोई व्यक्ति दोषी मान लिया गया है, यानी दोषी उसे पाया गया है और अदालत ने उसे कठोर सजा दी है, ठीक है। यानी हिरासत अगर बात करें, हिरासत में दो तरीके की, एक दंड विषयक, एक निवारक। दंड विषयक में अपराधी का दोष सिद्ध हो चुका है और उसे अदालत ने इसे सजा दे दी है। और आगे बात करें निवारक। निवारक देखिए शब्द ऐसा है निवारक, यानी अगर किसी व्यक्ति किसी के पूर्व अपराध के हिसाब से, या किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो भविष्य में अपराध कर सकता है, या किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, या ऐसी कोई हिंसा पैदा कर सकता है, तो उसे शंका के आधार पर उसे नजरबंद किया जाता है, और वो भी बिना सुनवाई के, ठीक है। उसे अदालत में बिना सुनवाई के उसे अपराधी मान लिया जाता है, तो ये निवारक है, ठीक है। यानी कुछ दशाओं में, अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्राप्त है। तो ये थे हमारे स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। ये स्वतंत्रता का अधिकार, हमने समानता का अधिकार देख लिया। अब हम देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब हम देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23, आर्टिकल 23, बलात् श्रम का निषेध या दुर्व्यापार। दुर्व्यापार, बलात् श्रम मतलब ये होता है इसमें कि कोई भी मनुष्य, महिला, पुरुष के साथ दुर्व्यापार नहीं किया जा सकता। नहीं, दुर्व्यापार करने का निषेध, प्रतिरोध, रोक लगाई गई है। जैसे किसी व्यक्ति, मनुष्य या पुरुष या महिला को या बच्चे को वस्त्र की तरह बेचा या खरीदा नहीं जा सकता। नहीं, बच्चे को या महिला को या पुरुष को वस्त्र की तरह खरीदा या बेचा नहीं जाएगा, उस पर प्रतिबंध है। और इसमें किसी भी नागरिक के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। बलात्कार का मतलब होता है दुर्व्यवहार, यानी शोषण नहीं करेंगे। अगर
बेगारी, जैसे कोई अगर नागरिक है, काम कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, तो उसके बदले उसे वेतन दिया जाएगा। बिना वेतन दिए या बिना पारितोषिक दिए उसे कार्य नहीं कराया जाएगा, यानी कार्य कराने से रोक है, उसका शोषण करने से निषेध है। फिर बात करेंगे अनुच्छेद 24 में ऐसे कारखाने या फैक्ट्री जो बहुत ही खतरनाक है, ठीक है, और वहां पे बच्चों को काम करने से रोक लगाई गई है, जो खतरनाक और जो संकटमय, जैसे बहुत ही वैसे कारखाने हों जो बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है, या नुकसानदायक जो कारखाने फैक्ट्री है वहां पे 14 साल से कम बच्चों को काम करने से रोका, यानी प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है। अब अगला देखते हैं अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में है धर्म की स्वतंत्रता। ये दोनों क्या थे? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता में अंतःकरण धर्म को आवाज, आचरण में प्रचार करने का अधिकार या किसी भी धर्म को मानने का अधिकार। अंतःकरण का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति अपने अंतःकरण से, अपने आंतरिक मन से किसी भी गॉड को, किसी भी भगवान को वो अपने हिसाब से मान सकता है, अपने हिसाब से पूज सकता है, और किसी भी धर्म को अबाध रूप से मान सकता है। कोई भी धर्म उसकी जो इच्छा है वो सार्वजनिक रूप से अपना सकता है, वो घोषणा कर सकता है, कोई इसमें कोई दबाव नहीं है, ठीक है, यानी कोई रोक नहीं लगा सकता। कोई भी व्यक्ति जो चाहे अपना धर्म अपनाए, जो चाहे अपना सार्वजनिक रूप से भी उल्लेख कर सकता है, घोषणा कर सकता है कि ये हमारा धर्म है या जो भी है, इससे हमारी ये आस्था है, जो भी पूजा अर्चना है वो जिस तरीके से चाहे उसे वो करने की स्वतंत्रता है। फिर अनुच्छेद 25 में क्या है? अब हम कोई अगर धर्म अपनाते हैं तो उस धर्म के उस धर्म के कार्य को करने के लिए हमें उसके प्रबंध करने की स्वतंत्रता है, यानी हम उस कार्य का प्रचार प्रसार कैसे करें उसकी प्रबंध करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। प्रबंध यानी मैनेजमेंट, यानी उसके कार्य के प्रचार के लिए हमें प्रबंधन की स्वतंत्रता है। अब अगला देखते हैं अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 में ये कहा गया है कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए, यानी कोई धर्म अगर हम मान रहे हैं तो उसके पोषण के लिए, उसकी अभिवृद्धि के लिए हम उसमें अभिवृद्धि के लिए करों में छूट दी गई है। यानी अगर कोई व्यक्ति चाहता है हमारे धर्म की अभिवृद्धि हो, हमारे धर्म का पोषण हो, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी से जबरदस्ती या बाध्य करके धर्म के लिए टैक्स लिया जाए। इसका मतलब ये हुआ, यानी अगर राज्य ने कोई टैक्स कलेक्ट किया है, टैक्स के तहत जो मनी पैसा कलेक्ट किया है, तो राज्य जो है उस पैसे को विशेष किसी धर्म या उत्थान के लिए खर्च नहीं कर सकती। मतलब किसी एक ये जो टैक्स का जो पैसा है वो धर्म पर नहीं लगाया जा सकता, धर्म के पोषण के लिए नहीं लगाया जा सकता। और इसमें जो है छूट प्रदान की गई है कि कोई व्यक्ति चाहे तो अपना टैक्स दे सकता है, कोई व्यक्ति चाहे नहीं तो दे सकता है। तो ये धर्म की अभिवृद्धि के लिए बात की गई है, किसमें? अनुच्छेद 27 में। अनुच्छेद 28 में ये कहा गया है कुछ ऐसी शिक्षा संस्थाएं हैं जहां पे धार्मिक शिक्षा देने या आदेश देने, यानी धार्मिक शिक्षा को देने का अधिकार, या कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जहां पे धार्मिक उपदेश में उपस्थित होने का अधिकार है। तो यहाँ पे 3 तरह की संस्थाएं होती हैं। एक होती है ऐसी संस्थाएं जो पूर्ण रूप से राज्य की निधि के द्वारा पोषित हैं और राज्य के द्वारा उसकी मान्यता प्राप्त है। तो ऐसी संस्थाओं में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। दूसरी प्रकार की ऐसी संस्थाएं होती हैं जो वो राज्य से पोषित हैं, राज्य से तो नहीं चलती हैं, लेकिन उनको जो है राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो उन ऐसी संस्थाएं, शिक्षा संस्थाएं जो ना तो राज्य के निधि द्वारा पोषित हैं और ना ही तो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। तो इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं और शिक्षा संस्थाएं हैं वहां पे धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता रहती है, ठीक है। तो यानी 3 प्रकार की संस्थाएं हैं जो राज्य द्वारा पोषित हों और राज्य की निधि द्वारा पोषित हों और राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हों, और दूसरी है जो राज्य द्वारा पोषित तो नहीं है लेकिन राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, और तीसरे नंबर की जो होती है ना तो वो राज्य की। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के की जो भाषा, लिपि, संस्कृत की सुरक्षा की बात की गई है। अल्पसंख्यकों के भाषा, लिपि, संस्कृत की सुरक्षा की बात की गई है, यानी जो अल्पसंख्यक हैं उनकी भाषा, लिपि और संस्कृत की सुरक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता प्रदान की गई है। फिर अनुच्छेद 30 में कहा गया है यानी अल्पसंख्यकों के जो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वो शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। धर्म के प्रचार प्रसार के लिए धार्मिक संस्थाओं की स्थापना की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। और अनुच्छेद 32 में
मूल अधिकारों के 32 में क्या था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी मूल अधिकारों के प्रवर्तित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाने का अधिकार। अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन या उल्लंघन होता है तो कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 आर्टिकल के तहत जा सकता है। तो ये जो है अनुच्छेद पूरे हो गए हैं। अभी 2 अनुच्छेद बाकी हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं फटाफट। अनुच्छेद 12 भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लेख किया गया है। तो ये हम जो मूल है अधिकार हमने देख लिए हैं। अभी देखते हैं 12 अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया था। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। राज्य की श्रेणी में, यानी राज्य की श्रेणी में कौन कौन सी संस्थाएं हैं, क्या है, उसके बारे में देखते हैं। तो अनुच्छेद 12 में ये कहा गया है, राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। कौन कौन सी संस्थाएं हैं राज्य, जैसे कार्यकारी विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित होने वाली सरकार, यानी जो कार्यकारी है, विधायी है, ठीक है, और भारत की संसद, कार्यकारी विधायी अंगों को और भारत की संसद। दूसरा, राज्य की सरकार, क्या है, राज्य की सरकार, राज्य की सरकार कार्यकारी एवं विधायी अंगों को प्रभावित करने वाली और विधानमंडल, राज्य विधानमंडल मात्र मिला खत्म हो गया, राज्य विधानमंडल। और तीसरे होते हैं स्थानीय निकाय, ठीक है, स्थानीय निकाय में क्या आएगा, नगर पालिका आएगा और पंचायत और राज्य जिला परिषद या जिला न्याय बोर्ड। और चौथा क्या कहा गया है, जो वैधानिक एवं गैर संवैधानिक जैसे ONGC, LIC और सेल, यानी ऐसी संस्थाएं जो सरकार के तहत कार्य करती हैं और जो वैधानिक एंड स्टैट्यूटरी बॉडी हो या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हो, ये सभी संस्थाएं राज्य की श्रेणी में आती हैं, इनको राज्य के अर्थ में माना जाता है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है, ऐसी कोई भी संस्थाएं, ऐसी कोई भी एजेंसी जो राज्य के अधीन कार्य करती हैं या एज राज्य के संस्थाओं के रूप में कार्य करती हैं, उन सभी इकाइयों को राज्य की श्रेणी में जोड़ा जाता है, यानी राज्य के अर्थ में जोड़ा जाता है। और इन इकाइयों के कार्यों को चुनौती दी जाती है जब अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, यानी मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर इन सभी इकाइयों, यानी जो राज्य की श्रेणी में इकाइयां रखी गई हैं, इन सभी इकाइयों के जो कार्य हैं, यानी कार्यों के खिलाफ अदालत में चुनौती दी जा सकती है। तो अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को जोड़ा गया है, राज्य शब्द के बारे में उल्लेख मिलता है और राज्य शब्द की परिभाषा बताई गई है कि राज्य शब्द में कौन कौन सी संस्थाएं हैं, किन किन संस्थाओं को जोड़ा गया है। जितनी भी गवर्नमेंट है, जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, जितने भी सरकार के भाग हैं, ये सभी राज्य की श्रेणी में आती हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 ये घोषणा करता है कि अगर कोई कानून या विधि मूल अधिकारों से असंगत या अल्पीकरण पाया जाता है, यानी मूल अधिकारों से असंगत है अगर कोई विधि या कानून, तो उसे शून्य या अवैध या गैर संवैधानिक घोषित किया जा सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 13 में ये कहा गया है, कोई ऐसी विधि, कोई ऐसे कानून जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं या उनको असंगत होते हैं, तो उन्हें शून्य घोषित किया जा सकता है या उन्हें गैर संवैधानिक घोषित किया जा सकता है या उन्हें अवैध घोषित किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 13 में ये कहा गया है। तो आज के लिए इतना ही। इसका अगला भाग अगले वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे।
तब तक के लिए नमस्कार।